नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री या फिर आधुनिक इतिहास भारत का। और बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। हैंड रिटेन नोट्स हैं और इन नोट्स में जो जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं सिर्फ उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए एग्ज़ाम में, क्योंकि यूपीपीसीएस 2023 में यदि हम बात करें या पिछले भी हम लोग एग्ज़ाम की बात करेंगे तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, ये पार्ट 1 है, हो सकता है पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि 1 आज तो पूरा नहीं हो पाएगा। पार्ट 2 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इतना यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आप देखना एग्ज़ाम में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक अच्छा खासा पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अधिवेशन हमको समझना ज़रूरी है। तो कांग्रेस की स्थापना दोस्तों सन 1885 में, और उस समय जो भारत में वायसराय था लॉर्ड डफरिन था, और उसी के शासनकाल में ये दोस्तों इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कांग्रेस का। और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसमें जो मेन जो पर्सन थे एओ ह्यूम के द्वारा हुआ था। तो पहले का नाम इसका भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, उसके बाद इसका तत्पश्चात नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। इसके जो पहले सचिव थे दोस्तों एओ ह्यूम, जो कि कांग्रेस के पिता और जन्मदाता इनको कहा जाता है। और दादा भाई नरोजे के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। ठीक है, तो पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। किसके कहने पर? दादा भाई नरोजी के नाम पर। दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उनके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस के संबंध में विभिन्न समकालीन व्यक्तियों की टिप्पणियाँ। तो जब कांग्रेस बनी तो लोगों ने उनमें क्या क्या विचार थे उनको समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसका स्टेटमेंट। तो पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों ये वही है जो कि आंध्र प्रदेश का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे, उनका भी जिक्र यहाँ पे पट्टाभी सीतारमैया का आएगा। जेबीपी कमेटी में भी थे ये। तो कांग्रेस की स्थापना के रहस्य पर पर्दा पड़ा हुआ है, मतलब क्यों इसका स्थापना हुआ है इसका कोई जानकारी नहीं था, उनका ऐसा कहना है। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। और डफरिन एक तरह से आप याद रख सकते हैं, डफर तो डफर इतना था कि उसके समय पे कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और यही कांग्रेस दोस्तों बाद में अंग्रेज़ों के लिए और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लिए सरदर्दी का कारण भी बनी थी। लॉर्ड डफरिन ने खुद क्या बोला था कि जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वायसराय कर्जन ने क्या कहा था कि मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। कौन? कांग्रेस। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कहा था वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब जो इनका वार्षिक अधिवेशन होता था तो उसी के लिए कमेंट किया गया था। अश्वनी कुमार दत्त ने लिखा है 3 दिनों का तमाशा है। ऐसे कहावत है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था याचना संस्था। याचना मतलब याचना का मतलब होता है किसी के सामने क्षमा प्रार्थना करना, वो याचना संस्था उन्होंने बोला था बिपिन चंद्र पाल ने। तो स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत। स्थापना के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, जब आपको कमेंट करना जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री थे, कमेंट करके बताना है, जब भारत की आज़ादी हुई थी। तो यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशंस को देखते हैं, पहला मुंबई अधिवेशन 1885 में प्रथम था ये, और 28 से 31 दिसंबर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में हुआ था। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत भवन में होता है। इसके जो अध्यक्ष थे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको शॉर्ट में WC बनर्जी भी बोलते हैं, और कुल 72 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1886 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था 1886 में। फिर दोस्तों जो दूसरा अधिवेशन आपको याद रखना बकमई। ठीक है, बकमई का मतलब बताऊंगा अभी मैं। मतलब पहला था बम्बई। ठीक है, तो बम्बई, क्योंकि पहले मुंबई नहीं था, पहले बम्बई था। फिर कलकत्ता दूसरा अधिवेशन।
तो कलकत्ता में दोस्तों, और मैं से मद्रास आएगा तीसरे नंबर पे। अभी देखते हैं 1886 में दोस्तों कलकत्ता का अधिवेशन दूसरा था, और इसकी जो चेयरमैनशिप करी थी दादा भाई नौरोजी ने करी थी, ठीक है। और शानदार वयोवृद्ध पुरुष या फिर भारत का पितामह भी इनको बोला जाता है। तीसरा दोस्तों 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये पहले प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है। तो पहले दोस्तों WC बनर्जी, मुस्लिम पूछा जाएगा पहला तो बदरुद्दीन तैयब जी, और इसका पहला अधिवेशन जिसमें तमिल में भाषण हुआ था। और बकमई में जो चौथा था इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में चतुर्थ था ये, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल दोस्तों पहले फॉरेनर थे जिन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप करी थी 1888 में, या फिर पहले यूरोपियन भी आप इसमें लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। तो लंदन में कांग्रेस की संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी होगी, ठीक है। तो लंदन में जो कांग्रेस की एक संस्था है उसका नाम ब्रिटिश इंडिया कमेटी, ये प्रस्ताव था उसमें। इसका विरोध किया था राजा सितारे हिंद सैयद अहमद खां, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो राजा सितारे हिंद का नाम आपको याद रखना। नेक्स्ट, कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हुआ। इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे फिरोज मेहता, और प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1896 का दोस्तों, इसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी जी थे, और धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकारा गया था, जो वेल्थ ड्रेन थ्योरी है उसको एक्सेप्ट किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था। फिर दोस्तों 1901 में भी कलकत्ता अधिवेशन, इसके जो चेयरमैन थे दिनशा एडोल्वी वाचा। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में भाग लिया था। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। फिर बम्बई अधिवेशन दोस्तों 1904 में, और इसके अध्यक्ष थे सर हेनरी कॉटन जी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया था। तो पहली बार गांधी जी ने 1901 में, और 1904 में दोस्तों बम्बई अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। बनारस अधिवेशन 1905 में दोस्तों, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन को सर्वप्रथम समर्थन देने की बात कही गई थी, ठीक है। तो जो बंगाल का विभाजन डिसाइड हुआ था 1905 में, तो उसी के अगेंस्ट में जो समर्थन था इसको देने की बात कही थी बनारस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। कलकत्ता अधिवेशन दोस्तों 1906 में, और ये जो नरमपंथी थे रासबिहारी घोष, और गर्मपंथी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो एक्सट्रीमिस्ट जो थे और जो पेसिमिस्ट थे, वीकेंड से नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधाराओं में, जो दो विचारधाराओं में बढ़ गई थी कांग्रेस। तो गर्मपंथी के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, और नरमपंथी के थे रासबिहारी घोष, और को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। विवाद की स्थिति में हुआ ये कि अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा इस अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में थे, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने करी थी, और जिन्ना दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में थे। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सूरत अधिवेशन में सूरत ऐसी हुई, कांग्रेस की बिगड़ गई बिल्कुल, दो पार्ट में डिवाइड हो गई कांग्रेस 1907 में। रासबिहारी घोष इस समय अध्यक्ष थे, और कांग्रेस विभाजन हो गया दो पार्ट में, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी दल में, ठीक है। तो जो दो विचारधाराओं में कांग्रेस बढ़ गई थी उसका डिवीज़न हो गया था। फिर दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ, और पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे, और इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बड़ा दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलकत्ता अधिवेशन में ही दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाया गया था, लेकिन समय अलग था, साल अलग था। कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गान गाया था, समय जो है वो अलग था। और सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता
शीर्ष से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ भी कि 1912 में जो तत्व बोधनी जो पत्रिका थी उसमें भारत भाग्य विधाता के जो शीर्ष से ये प्रकाशित हुआ था। फिर दोस्तों 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है जहाँ पर अंबिका चरण मजुमदार जी अध्यक्ष थी और गर्मपंथी और नरमपंथी फिर एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो 1907 में विभाजन हुआ था और 9 साल बाद 16 में वो एक साथ फिर से आ जाते हैं और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन में दोस्तों ये जो कोट है इसको किया गया था। आपको मुझे कमेंट करना है कि किसने कोट किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा। कांग्रेस और लीग एक दूसरे के करीब आए, महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर 217 में कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी ये एनी बेसेंट जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। फिर दोस्तों दिल्ली अधिवेशन 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक चुना गया, लेकिन वैलेंटाइन सिराल से संबंधित एक मुकदमे के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे। इसलिए जो अध्यक्षता की वो मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में और इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय और गांधी जी ने स्वयं असहयोग जो का प्रस्ताव रखा था और विरोध किया था इसका चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, पर यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। ठीक है, तो असहयोग जो आंदोलन आपको याद होगा गांधी जी का। नागपुर अधिवेशन दोस्तों 1920 में जिसकी अध्यक्षता करी सी विजय राघवाचार्य जी ने और चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में जिसकी अध्यक्षता करी थी हकीम अजमल खान ने और चित्तरंजन दास की अनुपस्थिति में। इस अधिवेशन में कुर्सियों की जगह फर्श पर बैठने की व्यवस्था करी गई थी। ये दोस्तों अहमदाबाद का अधिवेशन था। ठीक है, और चित्तरंजन दास का भाषण सरोजनी नायडू ने पढ़ा था क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में जो चित्तरंजन दास का जो भाषण था ये सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। फिर दोस्तों गया का अधिवेशन 1922 में जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने करी और 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात की गई जिसे कांग्रेस ने बहुमत से खारिज कर दिया। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। आपको कमेंट करना किसने गठन किया था स्वराज पार्टी का। बेलगांव अधिवेशन दोस्तों 1924 में जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी और एकमात्र इसी अधिवेशन में दोस्तों वो अध्यक्ष रहे थे। कानपुर अधिवेशन में 1925 में होता है जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने करी। पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की। ठीक है, और पहली महिला का क्या नाम था, एनी बेसेंट। तो प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया था इन्होंने। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने करी थी और सारे कांग्रेस को खद्दर पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर मद्रास अधिवेशन दोस्तों 1927 में इसके अध्यक्ष से मुख्तार अहमद अंसारी और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और लाहौर अधिवेशन 1928 में जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने करी थी और जो मुख्य मुद्दा था नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के साथ ही मद्रास में पारित स्वराज का भी प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। फिर दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1930 ऐसा पहला वर्ष जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछ सकते हैं कि कौन से साल में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, तो 1930 वो अधिवेशन था। कराची अधिवेशन दोस्तों 1931 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गांधी जी को विरोध का सामना करना पड़ा था और मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। एक प्रस्ताव आर्थिक नीति से संबंधित भी था और इसी अधिवेशन में गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे 1931 में, 1932 में और 1930 में। तो पहली दोस्तों 1930 में हुई, फिर 1931, 1932 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया था। क्या वो व्यक्ति महात्मा गांधी थे, यस और नो? नहीं थे तो कौन व्यक्ति थे, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है दोस्तों फैजपुर अधिवेशन 1937 में और पहला गांव महाराष्ट्र।
हरिपुरा अधिवेशन 1938 में दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता करी थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। विजयी वीर तिरंगा प्यारा को झंडा गीत के रूप में मान्यता प्राप्त दिलाई गई थी या मान्यता मिली थी और जिसकी रचनाकार हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी। ठीक है, तो ध्यान रखना विश्व विजयी वीर तिरंगा प्यारा, या आपने सबने सुना होगा ये गीत, ये झंडा गीत है भारत का। ठीक है, और बम्बई का विशेष अधिवेशन फिर 1934 में हुआ जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना और जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी, मंत्री श्री कृष्णदास और जेसी कुमारिया। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, मंत्री जवाहरलाल नेहरू, शंकरलाल बैंकर। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण जयंती आपको पता होगा 50 साल जब हो जाते हैं तो स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था 50वें साल में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठन हुई जिसके जो फाउंडर थे जयप्रकाश नारायण, आपने बड़ा नाम सुना होगा इनका, न्यूज़ में आता रहता है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। त्रिपुरी का अधिवेशन दोस्तों 1939 में जिसकी अध्यक्षता फिर से सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। ठीक है, तो गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसकी अध्यक्षता करें लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 बार अध्यक्षता करी। ठीक है, एक हरिपुरा में और एक दोस्तों त्रिपुरी में, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी और इसकी जो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी थी हरिपुरा सेशन में। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे और अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आपको ये कमेंट करके बताना है कि कांग्रेस के वो कौन से अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व की संस्थाएं यदि हम देखते हैं तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। मद्रास महाजन सभा एम वी राघवाचार्य और पी आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों जो मैंने आपको बताई है कांग्रेस से पहले की हैं। काकीनाडा अधिवेशन 1923 में अध्यक्ष मोहम्मद अली, कॉमरेड समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। मोहम्मद अली ने गांधी जी को खुदा का भेजा हुआ इंसान बतलाया था, उनकी तुलना ईसा मसीह से की गई थी। ठीक है, तो मोहम्मद अली ने इनकी तुलना करी थी ईसा मसीह से। अब दोस्तों राष्ट्रीय जो कांग्रेस जो क्रांतिकारी हैं उनके इतिहास को ज़रा पढ़ते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली झलक 1879 के आसपास वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा गठित रामोसी कृषकों के एक दल द्वारा दिखती है। ठीक है, तो 1879 में कांग्रेस की स्थापना से पहले ही एक तरह से राष्ट्र की जो भावना है वो दिखने लगी थी और 22 जून 1897 को जब प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और आइस्ट की हत्या तिलक के 2 प्रसिद्ध शिष्य दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो चापेकर बंधु थे उन्होंने जो प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और आइस्ट उनका हत्या कर दी थी और रीज़न क्या था कि वो टैक्स वसूली, भाई एक तरफ तो प्लेग है, लोग मर रहे हैं, उनके पास खाने तक को नहीं है उनके पास, और वो अपना जो प्लेग समिति के जो अध्यक्ष रैंड और आइस्ट उनको सिर्फ टैक्स वसूलने के इसी चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो चापेकर बंधु आपको याद रखना है, दामोदर और बालकृष्ण। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण था महाराष्ट्र में। यदि हम देखेंगे दोस्तों तो सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर, वी.डी. सावरकर जिसको बोलते हैं, और बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे वी.डी. सावरकर। 1893 में गणेश महोत्सव इन्होंने चालू करा और 1895 शिवाजी महोत्सव, ये दोनों तिलक के द्वारा। ठीक है, तो आज हम गणपति बाप्पा मोरिया जो मनाते हैं वो 1893 में तिलक के द्वारा चालू किया गया था और शिवाजी महोत्सव भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में
मैजिनी के तरुण इटली की तर्ज पर मित्र मेला का गठन किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना, मित्र मेला का जो, और बाद में जो मित्र मेला है ये अभिनव भारत बन गया था। ठीक है, तो वीडी सावरकर ने और गणेश सावरकर ने 1899 में मैजिनी के तरुण पर के तर्ज पर, ठीक है, ये दोस्तों मित्र मेला का आयोजन किया गया और इसे ही 1904 में अभिनव भारत के रूप में वीकेंड के कन्वर्ट किया गया। बाद में इसी का नाम अभिनव भारत हो गया, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा। ठीक है, तो अभिनव भारत जो संस्था थी उन्होंने पांडुरंग महादेव वापट जी को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला के लिए पेरिस भेजा था। फिर दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस 1909 में क्या था, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई थी अनंत लक्ष्मण कनारे द्वारा। ठीक है, तो अनंत लक्ष्मण कनारे द्वारा हत्या कर दी गई मजिस्ट्रेट की, जिनका नाम जैक्सन था, और 7 पर मुकदमा चला जबकि 3 को फांसी हो गई थी। तो फांसी मारने वाले 3 कौन व्यक्ति 1911 में, एक तो कनारे जिन्होंने हत्या करी, गोपाल जी कृष्ण कर्वे और विनायक राणा देशपांडे, इन तीनों को फांसी की सजा हुई थी। बंगाल में क्रांतिकारी यदि हम आंदोलन देखते हैं तो प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति, नाम जो है एम.एन. राय। ठीक है, तो इन्होंने नाम सुझाया था एम.एन. राय ने, और संस्थापक थे बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और प्रमोद मिश्रा। मूलतः ये प्रथम थे, ठीक है, संस्थापक। और आंदोलन का जो सूत्रपात था भद्रलोक समाज। अरविंद घोष की सलाह पर बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसने युगांतर नामक जो साप्ताहिक पत्र है ये अरविंद घोष की सलाह पर बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने निकाला था। 1906 में पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मालिक के घर पे हुआ था इसका। ठीक है, ये जो संगठन अनुशीलन समिति का, और इसका जो उद्देश्य था खून के बदले खून। और इस क्रांतिकारी समूह द्वारा बंगाल के लोकप्रिय गवर्नर ब्लूफील्ड फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया गया था। और ढाका में भी एक अनुशीलन समिति कार्य थी जिसके संस्थापक पुलिनदास जी थे। ठीक है, तो अनुशीलन समिति के जो संस्थापक हैं, जो ढाका में थी कार्यरत, पुलिनदास, और जो भारत में थी यदि हम उनके संस्थापक देखेंगे तो प्रमोद मिश्रा मूलतः प्रथम है। लेकिन आपको इन तीनों चारों का नाम याद रखना, बरिंदर घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और जतीन्द्र नाथ बनर्जी। बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इन्होंने ही युगांतर जो पत्रिका थी उसको चालू किया था। फिर अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, जिन्होंने 1988 में कलकत्ता अधिवेशन स्थित मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। पेरिस में एक रूसी से ट्रेनिंग लिया था। ठीक है, तो अभी जब मैंने बताया था अभिनव भारत के तहत वहाँ भेजा गया था ट्रेनिंग लेने के लिए बम बनाने की। तो 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण बंदी बनाया गया था इस षड्यंत्र केस में, जिसमें बरिंदर घोष और अरविंदो घोष भी शामिल थे। और सब पर दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत